हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर आपको चैप्टर 13 एनसीईआरटी की मैथ का 10th क्लास से उदाहरण का 5वां सवाल है। देख लें, इसका डायग्राम किताब में बना हुआ है। इसमें दिया गया है कि शांता किसी शहर में एक उद्योग चलाती है। यह शहर का जो शेड है वो एक घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्ध बेलन यानी आधा बेलन अध्यारोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर और 15 मीटर हैं। आधार मतलब निचला हिस्सा 7 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा है, तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। ये ऊंचाई जो है घनाभ वाले भाग की 8 मीटर ऊंचाई दी गई है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। परीक्षा में ये सवाल इतना भी आ सकता है। इसके अलावा उसने इसी सवाल को और आगे भी बढ़ाया गया है। पूछा गया है सवाल में कि पुनः यदि मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 घन मीटर स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के स्थान औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। पाई का मान 22/7 लेना है। तो इसका डायग्राम बना हुआ है, ये भी हम कॉपी पे भी बना के दिखाई दे रहे हैं आपको। लिखा हुआ है सवाल, हाथ से लिखा है, तो ये सवाल पूरा लिखा हुआ है। अब इसको देख लें। इसमें जो डायग्राम बना हुआ है वो निचला हिस्सा जो है घनाभ के आकार का है। इस प्रकार से हम एक घनाभाकार भाग घनाभ के आकार का एक भाग है जो शेड है जिसमें उद्योग चलता है, वो घनाभ के आकार का निचला हिस्सा है, ऊपर अर्ध बेलन के आकार का है। तो इस प्रकार से अभी हम इसको और थोड़ा यहाँ से शेड आपने देखा था, हम इस शेड को बना रहे हैं। तो ये लंबाई हो गई इसकी इधर पे, और इतना हिस्सा जो ऊपर का है ये अर्ध बेलन के आकार का है, बेलन का आधा हिस्सा है। और यहाँ से भी हम इधर से एक लंबाई कर दें पूरी। इस प्रकार से ये शेड बन गया, समझें। तो इसकी जो विमाएं दी गई हैं, शेड के आधार की विमाएं हैं 15 मीटर और 7 मीटर। 15 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, और 8 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। अब 8 मीटर ऊंचाई दी गई है और पाई का मान इसमें 22/7 भी रखना है। तो दो हिस्सों में सवाल दिया गया है। परीक्षा में केवल शेड में जो हवा है उसका आयतन निकालने के लिए आ सकता है, तो वो थोड़ा छोटा रहेगा, और आगे का अगर लगाना है तो पूरा सवाल फिर और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में मध्य प्रदेश के जो बीएसई एग्ज़ाम में है तो उसमें 3 और 4 नंबर का ही सवाल आना है, इसलिए अगर बड़ा नहीं आता है तो यहाँ आयतन ज्ञात करने तक का सवाल आ सकता है। तो इसमें लिख लें हम कि घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको लिख लें पहले। किताब में उदाहरण में भी कुछ लगा हुआ है, तो उसी प्रकार से शॉर्ट में हम इसको लिखे दे रहे हैं। घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई, इन सभी के मान ऊंचाई क्रमशः लिख दें। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः। लंबाई जो है 15 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर एवं ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। ये सभी चीज़ें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लग गई हैं। इसके बाद इसमें जो अर्धगोला अर्ध बेलन है, तो इसका व्यास जो है वो 7 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 7 है तो इधर भी 7 होगा। तो अर्ध बेलन का लिख लें। अर्ध बेलन का
व्यास 7 मीटर है, तो त्रिज्या इसकी r बराबर 7/2 मीटर हो जाएगी। और ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई या लंबाई, तो इसमें जो लंबाई बेलन की ऊंचाई या लंबाई एक ही रहेगी, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें हमें ज्ञात हो गई हैं अभी कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर है। 15 लंबा है, 7 चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। और जो उसके ऊपर सेट के ऊपर अर्धबेलन है, तो उस अर्धबेलन की मापें जो है 15 मीटर लंबाई है उसकी, और व्यास 7 है, तो 7 का आधा हो गया है 7/2, तो त्रिज्या निकल आई है। अब हम इसमें शेड में हवा का आयतन निकालेंगे। शेड में कुल हवा का आयतन, शेड में कुल हवा का आयतन बराबर घनाभ का आयतन लिख लेंगे प्लस बेलन का आधा यानी अर्धबेलन का आयतन, तो 1/2 और बेलन का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब इसके बाद 1/2, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h। तो 15, 7 और 8 इन सब का गुणा करेंगे अगर, तो 15 और 8 का गुणा 120 हो जाएगा, और 120 का गुणा कर लें हम, 120 यहाँ रफ किए देते हैं और 7 में गुणा कर देते हैं, तो 840 आ जाएगा। 840 इतना हिस्सा आ गया है घनाभ वाले भाग का आयतन। और बेलन का और आयतन निकाल दें इसमें ज़रा, तो बेलन के आयतन के लिए पाई का मान 22/7 रखना है, आर का मान 7/2 लिख देंगे, स्क्वायर लगा है इधर, तो 2 बार 7/2 लिख दिया है, और एच का मान 15 सेंटीमीटर है। जो भी अगर कटता है उनको काट दें, 7 से एक साथ कट जाएगा, 2 से 11 बार 22 कट जाएगा। अब इसमें जो 840 है प्लस इन सब के गुणा हमें कर लेना है, तो 11 और 7 का गुणा 77 आएगा, 77 का 15 में गुणा कर देना है, तो इसकी भी रफ कर लें इधर, 77 और 15 का, 15 का 7 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 105 का 5 हासिल 10 आएगा, और 15 सत्ते 105 और 10 और जोड़ना है, तो 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएंगे। तो ऊपर जो संख्या आनी है 1155, और बटे में 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 आएगी। अब 4 का भाग देना है 1155 में, तो जितना भी आ जाएगा वो हम इधर लिख लेंगे, तो 4 का भाग दें 1155, रफ हम यही किए दे रहे हैं, तो 4 का भाग 2 बार जाएगा, 3 बचा है, अंक उतारेंगे 5 का, 4 का भाग फिर 8 बार जाएगा, 32 आया है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, इधर कुछ नहीं, फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 बार भाग जाएगा, फिर 3 बचा है, दशमलव दशमलव लगने से इधर 0 बढ़ गया है। आगे देख लें इसमें 4 का भाग अब 7 बार जाएगा, 2 बचा है, फिर एक 0 बढ़ गया है, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ सकता है, तो 4 का भाग फिर 5 बार जाएगा, पूरा पूरा कट चुका है, तो 288.75। अब इन दोनों का जो टोटल आएगा वो 75 तो दशमलव के साइड वाला अंक है, दोनों ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, तो 1128.75 घन मीटर, ये मतलब हवा का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभी शेड में जो शेड है उसमें पूरी हवा का जो आयतन दिया गया है
उसका मान अभी प्राप्त हुआ है। तो शहर में हवा का आयतन 1128.75 घन मीटर है। अब चूंकि सवाल में दिया गया है, पुनः यह मान लिया जाए कि शहर में जो है क्या है, उसमें शहर में हवा का जो आयतन है वो निकालना है कि उसमें अगर मशीनरी रखी हुई है और 20 श्रमिक उसके अंदर हैं, तो वो जितना भी स्थान वो घेरते हैं, उसके बाद जो शहर में हवा बची है शेष, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें से मशीनरी का आयतन और 20 श्रमिकों का आयतन घटा देंगे, जो मान अभी कुल हवा का आयतन प्राप्त हुआ है उसमें से। तो मशीनरी का आयतन हम लिखे देते हैं, 20 श्रमिकों का आयतन लिखे देते हैं। तो मशीनरी का आयतन है 300 घन मीटर और 20 श्रमिकों का आयतन जो जितना स्थान घेरेंगे 20 श्रमिकों द्वारा घेरे स्थान का आयतन। तो एक श्रमिक जो है 0.08 घन मीटर स्थान घेर रहा है और इसमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक श्रमिक द्वारा घेरे गए स्थान में 20 का गुणा करने से 20 श्रमिकों द्वारा घेरे हुए स्थान का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो 0 लिख लें एक, और 2 का गुणा करेंगे 8 में तो 16 आएगा। अब 2 स्थान बाद हमें अंक दशमलव लगाना है, तो 1.7 घन मीटर ये 20 श्रमिकों द्वारा घेरे हुए स्थान का आयतन आ गया है। अब शहर में शेष हवा का आयतन निकालना है, तो हम इसको लिख लें, शहर में शेष हवा का आयतन, शहर में शेष हवा का आयतन बराबर, तो 1128.75, इसमें से मशीनरी का आयतन और 20 श्रमिकों ने जितना भी स्थान घेरा है वो आयतन, इन दोनों का टोटल इसमें से घटा देंगे तो शेष हवा का आयतन निकल आएगा। इस संख्या को लिख लें और 300 में 1.60 जोड़ेंगे तो 301.60 हो जाएगा। अब इसको घटा दें तो 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 6 घटेगा 1। अब 0.22 अंक बाद था, इसलिए इस 75 में से जो 60 घट गया तो 15 बच गया है। अब दशमलव के इस साइड घटाना है, तो 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा, 2 में से 0 घटेगा 2 बचेगा, 1 में से नहीं घटेगा 3, तो 11 में से 3 घटेगा 8 बचेगा, और 1 में से फिर 1 घटेगा कुछ नहीं, तो 827.15 घन मीटर, यानी मीटर पे 3 की घात। तो ये जो आयतन प्राप्त हुआ है ये उस समय का आयतन है जब मशीनरी द्वारा स्थान घेरा गया हो और 20 श्रमिकों द्वारा स्थान घेरा गया है। तो मशीनरी और 20 श्रमिकों के आयतन को हमें कुल हवा के आयतन में से घटा देना है, इस आयतन में से। तो ये मशीनरी का और श्रमिकों का आयतन घट जाने से जो शेष हवा का आयतन प्राप्त हुआ है वो 827.15 घन मीटर आया है। तो इस सवाल को हमें इतना और बढ़ाना पड़ेगा अगर इस हिस्से का मान पूछा गया है तो, और नहीं पूछा जाएगा, केवल शहर में हवा का आयतन निकालना है तो केवल इतना ही लगाना होगा। तो इस सवाल को भी देख लें, उदाहरण का भी सवाल है, बोर्ड पेपरों में ज़्यादातर उदाहरण भी आते हैं, इसलिए पूरा सवाल आप अच्छी तरह देख लें। और यहाँ से पूरा लगा हुआ है, सेट बना है, चित्र भी बन गया है। और अगर सवाल समझ में आया है आपके तो वीडियो को भी बार बार देखें और जल्दी समझ में आएगा, और वीडियो आपके दिमाग में भी चलते रहेंगे जो परीक्षा में आपको काफ़ी मदद करेंगे। आपको हमारा लगाया हुआ सवाल अगर पसंद आया है या आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। और हम परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहे हैं और आपको बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।